हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक के माध्यम से जीआईसी प्रवक्ता हिंदी के जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनका अभ्यास कर रहे हैं। और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र का अभ्यास कितना महत्वपूर्ण है ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे अगर आप निरंतर प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं। बहुत बार प्रश्न वहीं से पूछ लिया जाता है, बिल्कुल वैसा ही, और बहुत बार उसी को थोड़ा घुमा फिरा करके या उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हम प्रत्येक प्रश्न का जो व्याख्या भाग है उसे विस्तारित रूप से समझते हैं और उसे याद करने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग निरंतर कक्षाओं से जुड़े हुए हैं, रोज अभ्यास कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक उन प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है, उन प्रश्न पत्रों को नहीं हल किया है जो पहले करा दिए गए हैं, तो प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से क्रम से सारे प्रश्न पत्र हल कर सकते हैं, उनका अभ्यास कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो अभी हम शुरुआत करते हैं जहां तक हम देख चुके थे उसके आगे से। हमने बहुत सारे प्रश्न पत्र देख लिए हैं और बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास हमने कर लिया है। अभी हमने प्रश्न पत्र ये हल कर लिया था वर्ष 2012 वाला प्रश्न पत्र हमने पूरा देख लिया था। इसके बाद जो प्रश्न पत्र हमें देखना है ये है, तो आपको प्रत्येक प्रश्न पर ध्यान देना है और एक एक प्रश्न को बहुत बारीकी से समझते हुए उसे हम हल करेंगे, क्योंकि जब हम एक प्रश्न पत्र देखते हैं तो उससे संबंधित 4 से 5 चीजें और होती हैं जिनसे प्रश्न बन सकता है। तो उन सब चीजों को समझते हुए हमें प्रश्न हल करने हैं और पूरे ध्यान से आप कक्षा में रहिएगा। शुरुआत करते हैं। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है और इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये अभी पिछली ही कक्षा में जब हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं पर चर्चा कर रहे थे, आपको उनकी 3 रचनाएं बताई थी जो कि साहित्य के इतिहास से संबंधित हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये इनकी 3 रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा और रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है और इस ग्रंथ के रचना का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इनके द्वारा रचित अन्य जो इतिहास ग्रंथ हैं वे है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका। ये तीनों आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। और इनका प्रकाशन वर्ष भी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार क्रम से लगाने को आ जाता है। तो सबसे पहले भूमिका जो है वो 1940 में प्रकाशित हुई और हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये दोनों ही 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम कोई ग्रंथ लिखना आरंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखी जाती है? भूमिका लिखते हैं। आप कोई निबंध भी लिखते हैं तो सबसे पहले भूमिका लिखते हैं। तो इस तरह से जोड़ करके आप लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि हिंदी साहित्य की जो भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी वो पहले लिखी है, अर्थात 1940 में ये पहले प्रकाशित हुआ है और बाद में जो अन्य जो 2 ग्रंथ हैं वो बाद में आए हैं 1952 में। तो ये ध्यान रखिएगा, इनका प्रकाशन वर्ष महत्वपूर्ण है इसलिए कह रहे हैं। जबकि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनका हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है और शायद ही कोई हिंदी का ऐसा विद्यार्थी होगा जिसने इसको नहीं पढ़ा होगा, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, क्योंकि यहाँ से तथ्य पूछे जाते हैं। ऐसे ही पंक्ति उठा करके पूछ ली जाती है कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है। और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक की महत्वपूर्ण बात ये है कि ये पहले शुक्ल जी ने एक भूमिका के तौर पर लिखी थी। इन्होंने ये सोचकर नहीं लिखा था कि ये पुस्तक लिख रहे हैं, इन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी थी। सोचिए, भूमिका इतनी विशाल थी उनकी। तो वो जो भूमिका थी उसी को बाद में
उन्होंने स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराया था। ये इसकी महत्वपूर्ण बात है। और वो जो भूमिका लिखी थी वो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से नहीं लिखी थी। ये आपको बताना है कि वो भूमिका उन्होंने किस नाम से लिखी थी। ये बात आपको बहुत बार बताई जा चुकी है और इस पर अलग से भी कक्षा ली गई है इनकी पुस्तक पर। तो अभी अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार का नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो अतीत पुस्तक है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। इसको याद रखने का एक तरीका, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत। अब ये पुस्तक है विश्वनाथ जी की। किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की है। और यहां पर बात अतीत की हो रही है, हिंदी साहित्य का अतीत। तो आप बताइए कि पूरे विश्व में क्या कोई ऐसा होगा जिसका कोई अतीत ना हो? हमारा जो वर्तमान है यही भविष्य में हमारा अतीत बन जाएगा। तो पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं है जिसका अतीत ना हो। तो इस तरह से आप जोड़ करके याद रख सकते हैं कि अतीत तो पूरे विश्व का है। विश्वनाथ, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आपको कोई और तरीका समझ आए आप वैसे याद रखिए। उद्देश्य केवल इतना है कि चीजें आपको याद रहें। अगले इसके व्याख्या भाग पर आते हैं। जबकि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में और गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में ये ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। और ये सारे ग्रंथ जो आप पढ़ रहे हैं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और इनके प्रकाशन वर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हम इतने बार पढ़ चुके हैं। अगर आप निरंतर जुड़े हुए हैं कक्षाओं से तो आपने इतने बार सुना होगा हिंदी साहित्य का अतीत 1929, हिंदी साहित्य का अतीत 1929, कि आपको रट गया होगा। अभ्यास का यही लाभ होता है कि हम चीजों को बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं और सुन सुनकर चीजें हमें याद हो जाती हैं। वही पृष्ठ जब हम बार बार पलटते हैं तो बिल्कुल वो संख्या एकदम दिमाग में बस जाती है। इसीलिए अभ्यास जितना अधिक कर लिया जाए उतना अच्छा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या श्याम सुंदर दास? तो पुरानी हिंदी ये ग्रंथ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। विकल्प बी सही होगा। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास तथा श्याम सुंदर दास ने हिंदी कोविद रत्नमाला तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। फिर प्रश्न है मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? स्वयंभू ने, जगनिक ने, अमीर खुसरो ने या कुंभन दास ने? तो मुकरी लिखने का प्रयास किया था अमीर खुसरो ने। विकल्प सी सही होगा। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कवि अमीर खुसरो ने किया था। खुसरो की पहेलियां और मुकरियों में उक्त वैचित्र की प्रधानता रहती है और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं उनमें खालिक बारी और पहेलियां, दो सुखने और गजल। अमीर खुसरो की पहेलियां आपने अपने बचपन में भी बहुत सुनी होंगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है भक्तमाल के रचयिता नाभा दास के गुरु का क्या नाम था? तो भक्तमाल की जो रचयिता है नाभा दास, इनके गुरु का नाम अग्रदास होगा। विकल्प डी। भक्तमाल के रचयिता नाभा दास के गुरु का नाम अग्रदास था। नाभा दास ने सन 1885 ईस्वी के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की जो महिमा सूचक बातें हैं उनको 316 छप्पयों में लिखा। तो नाभादास में कितने कवि हैं? 200 और कितने ये छप्पे हैं? 316। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि है? तो सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता अमीर खुसरो। विकल्प बी सही होगा। सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता अमीर खुसरो हैं और अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो अबुल हसन था। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने और गजल। अगला प्रश्न है सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती। इसके रचनाकार कौन थे? तो इंद्रावती रचना थी नूर मोहम्मद की। विकल्प डी सही होगा। सूफी काव्य परंपरा के ग्रंथ इंद्रावती के रचयिता नूर मोहम्मद हैं। इस ग्रंथ में कालिंजर के राजकुमार
राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती से सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी है। इनके द्वारा रचित जो अन्य ग्रंथ हैं वे अनुराग बासुरी और फारसी में रौशतुल हकायत। फिर प्रश्न है कि तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार उक्त के रचनाकार कौन है? भिखारी दास, केशव दास रहीम या गंग कवि? तो तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, ये बात भिखारी दास जी ने लिखी है। ये तुलसीदास और गंग कवि की प्रशंसा में। इनके द्वारा रचित एक अन्य उक्ति है कि काव्य की रीत सिखी सुकवीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है भिखारी दास की, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर प्रश्न है कि हीनयान और महायान शाखा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, वैदिक, इस्लाम या बौद्ध? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, विकल्प डी सही होगा। हीनयान और महायान शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित है। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्धों की एक शाखा महायान आगे चलकर वज्रयान में परिवर्तित हुई और यही जो वज्रयानी थे वो आगे चल के सिद्ध कहलाए। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा, इसको हमने ऐसे याद किया था कि सा से सिद्ध और सा से सरहपा, तो सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा और इनकी रचना दोहा कोश। फिर प्रश्न है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, गोविंद त्रिगुणायत का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या रामचंद्र शुक्ल का? तो कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, विकल्प सी सही होगा। ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण कवि कबीर की भाषा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये प्रश्न अभी पूछा गया था एलटी ग्रेड की परीक्षा में। बहुत बार ऐसा होता है कि इस परीक्षा के प्रश्न उस परीक्षा में और इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। अगर आप हिंदी से हैं तो हिंदी से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, आपके पास समय है और नहीं है तो निकालिए। आपको उन सभी प्रश्न पत्रों को हल करना चाहिए जो भी हिंदी से जुड़ी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी को आपको देखना चाहिए कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं। इससे आपका अभ्यास और बेहतर होगा और बहुत बार प्रश्न भी वहां से आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। तो हरिदास संप्रदाय का एक अन्य नाम सखी संप्रदाय भी है, विकल्प सी सही होगा। फिर इसके बाद प्रश्न है, कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्तियां हैं, नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने, भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने। कवि प्रशस्ति में लिखा गया उक्त सवैया किसका है? ये ब्रजनाथ का है, घनानंद का है, ठाकुर का है या बोधा का है? तो ये ब्रजनाथ ने लिखा है घनानंद की प्रशस्ति में। प्रशस्ति अर्थात प्रशंसा में, प्रशस्ति मतलब क्या होता है? प्रशंसा। तो घनानंद की प्रशंसा में ब्रजनाथ ने ये लिखा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? बाह्य भावावेग पर बल, कल्पना व्यापार का महत्व, व्यक्ति स्वातंत्र पर बल या मानवतावादी जीवन दृष्टि पर बल? तो विकल्प पहला सही होगा, बाह्य भावावेग पर बल। बाह्य भावावेग पर बल स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, जबकि कल्पना व्यापार का महत्व, व्यक्ति स्वातंत्र पर बल और मानवतावादी दृष्टि पर बल, ये स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं हैं। फिर प्रश्न है कि निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? रोला पर, दोहा पर, चौपाई पर या कवित्व पर? तो कवित्व पर इन्होंने माना है निराला ने, और निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। इसको दो तरह से पूछा जाता है कि किस छंद को हिंदी का जातीय छंद कहा जाता है, तो कवित्व को, और कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? तो निराला ने। ये आपने सभी पढ़े होंगे, दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, दोहा और ये कवित्व इत्यादि छंद के अंतर्गत आपने पढ़े होंगे। ये भी आपके पाठ्यक्रम में है सभी। अगला प्रश्न है कि कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का क्या नाम है? सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद? तो कलाधर उपनाम से रचना करने वाले हैं जयशंकर प्रसाद, विकल्प डी सही हो जाएगा। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। इनका बाल्य नाम झारखंडी था। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियां हैं उर्वशी, वन मिलन,
अयोध्या का उद्धार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी इत्यादि। जबकि दिए गए विकल्पों से कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद के कवि चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर कलाधर उपनाम से कौन लिखता था? जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? जन्मदिन की धूप में, एक स्वप्न कथा, भूल गलती या ब्रह्म राक्षस। ये पुस्तक आपको कक्षा में दिखाई गई है। चांद का मुंह टेढ़ा है और आपको सारी कविताएं दिखाई थी जो उसमें संकलित हैं, बहुत सारी कविताएं संकलित हैं। उसमें जन्मदिन की धूप में कविता संकलित नहीं है, जबकि भूल गलती और एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस, जिसमें से भूल गलती और ब्रह्म राक्षस आपके पाठ्यक्रम में लगी रहती है, तो ये दोनों आपने पढ़ी भी होंगी। तो यहाँ विकल्प पहला जो है वो सही हो जाएगा। फिर रचना है कि शंबूक वध के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, भारत भूषण अग्रवाल या प्रभाकर माचवे। तो शंबूक वध के रचनाकार हैं जगदीश गुप्त, विकल्प बी सही होगा। शंबूक वध के रचनाकार जगदीश गुप्त हैं। जगदीश गुप्त द्वारा रचित काव्य संग्रह नाव के पांव, शब्ददंश, हिमबिद्ध, युग्म, छंदशती और आदिम एकांत। फिर प्रश्न है जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिव मंगल सिंह सुमन या केदारनाथ अग्रवाल। तो जमुन जल तुम रचना केदारनाथ अग्रवाल जी की है, विकल्प डी सही होगा। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल है और केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचना करते थे। ध्यान रखिएगा, केदारनाथ अग्रवाल ने किस नाम से लिखा है? तो बालेंदु नाम से। इनके द्वारा रचित अन्य जो काव्य हैं, युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, ए मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी। फिर प्रश्न है, पंक्ति दी गई है, पंक्ति है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? धूमिल, केदारनाथ सिंह, गिरिराज माथुर या भवानी प्रसाद मिश्र। तो विकल्प डी सही होगा, भवानी प्रसाद मिश्र। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं और भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह है गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, परिवर्तन जिए, त्रिकाल, संध्या इत्यादि। तो ये ध्यान रखिएगा कि सहजता का कवि किसे कहा जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र को। इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं कि जो भवानी है वो बहुत सहज हैं। भवानी अर्थात देवी, देवी कैसी होती है? बिल्कुल सहज। तो भवानी प्रसाद मिश्र सहजता के कवि कहे जाते हैं। फिर प्रश्न है कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? दूधनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा या धर्मवीर भारती। तो विकल्प बी सही होगा, मछली घर विजय देव नारायण शाही जी की है। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक विजय देव नारायण शाही हैं। इनके द्वारा रचित जो अन्य काव्य संग्रह हैं वे है साखी, संवाद तुमसे, जबकि लक्ष्मीकांत वर्मा ने अतुकांत, तीसरा पक्ष तथा धर्मवीर भारती ने अंधायुग कनुप्रिया नामक काव्य संग्रह का संपादन किया है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है, ये बताना है। एक चिथड़ा सुख, तीसरा आदमी, उखड़े हुए लोग या सीमाएं टूटती हैं। तो विकल्प डी सही होगा, सीमाएं टूटती हैं। सीमाएं टूटती हैं उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का संत इत्यादि। जबकि एक चिथड़ा सुख निर्मल वर्मा का है और उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का और तीसरा आदमी कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास है। फिर प्रश्न है मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग या उषा प्रियमवदा। तो यहाँ पर मिलजुल मन जो रचना है वो मृदुला गर्ग जी की है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मिलजुल कर वही रह सकता है जो मृदुल होगा। मृदुल अर्थात सॉफ्ट, तो मृदुल व्यक्ति ही मिलजुल करके रह सकते हैं। तो मिलजुल मन मृदुला गर्ग की रचना है। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका मृदुला गर्ग हैं। इनके द्वारा रचित जो अन्य उपन्यास हैं वे उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं तथा कठ गुलाब इत्यादि। फिर प्रश्न है कि हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास। तो हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति, ये मिश्र बंधु जी, विकल्प बी सही होगा।
सन 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की है। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर्य के समकक्ष स्थान दिया था। हिंदी नवरत्न के बारे में ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि मिश्र बंधुओं ने सबसे पहले इस विवाद को, इन्होंने हिंदी नवरत्न में 9 कवियों को स्थान दिया था और इस विवाद को यहीं से आरंभ हुआ था कि देव बड़े हैं या बिहारी बड़े हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। ये कथन किसका है? शैलेश मटियानी का, राजेंद्र यादव का, महीप सिंह का या नामवर सिंह का? तो नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी जो है वो परंपरा का विस्तार। कहानी के विषय में ये बात कही है राजेंद्र यादव जी ने। विकल्प बी सही हो जाएगा, राजेंद्र यादव जी का, क्योंकि कहानी के प्रति बहुत उन्होंने कहानी के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है, तो ध्यान रखिएगा ये कथन उन्हीं का है। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, याज्ञवल्क्य उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद? तो जो इनका अनाम दास का पोथा है उसमें छांदोग्य उपनिषद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। छांदोग्य जो उपनिषद है उसके स्थलों का विकल्प बी सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में छांदोग्य उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग किया गया है। यह उपन्यास सन 1976 में प्रकाशित हुआ और इस उपन्यास में औपनिषदिक युग का वर्णन मिलता है। फिर अगला प्रश्न है कि कोठरी की बात कहानी अद्भुत है। कोठरी की बात कहानी किस के लेखक कौन है? कोठरी की बात कहानी जो है ये रचना है अज्ञे की। विकल्प पहला सही होगा। कोठरी की बात कहानी के लेखक, ये यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर ये नहीं आएगा। कोठरी की बात कहानी के लेखक, इसके लेखक कौन है? अद्भुत है, ये इस तरह से लिखा है, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि कोठरी की बात कहानी के लेखक का नाम पूछा गया है, तो कौन है? अज्ञे है। इनके द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह विपतगा, परंपरा, शरणार्थी, अमरवल्लरी, जयदोल और ये तेरे प्रतिरूप आदि हैं। फिर प्रश्न है पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल, रमेश चंद्र शाह, अनामिका या गिरिराज किशोर? तो पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर जी की रचना है। विकल्प डी सही होगा। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर है। यह उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित है। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, असलाहा और ढाई घर इत्यादि। फिर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, 11 वर्ष का समय या उसने कहा था? तो 3 ही कहानियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखी गई हैं और तीनों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। उसने कहा था कहानी आप सभी ने पढ़ी होगी, और जिसने उसने कहा था कहानी पढ़ी होगी उसने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में भी पढ़ा होगा और उनकी 2 अन्य कहानियों से भी आप परिचित होंगे, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन। अभी इसी प्रश्न पत्र की जो सीरीज चल रही है इसमें हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि 11 वर्ष का समय कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, जो कि 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्योंकि इस कहानी को बहुत से विद्वान हिंदी की पहली कहानी भी मानते हैं, लेकिन शुक्ल जी ने इसे हिंदी की पहली कहानी नहीं माना है। शुक्ल जी ने किसे माना है? ये आप बताइएगा कि शुक्ल जी ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं। उसने कहा था कहानी का भी प्रकाशन वर्ष आप ध्यान रखिएगा 1915 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम सही नहीं है? रसमीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो पहला ही गलत है। रसमीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है, ये शुक्ल जी की रचना है, इसलिए पहला ही क्योंकि गलत है इसलिए यही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत का ही चयन करना है। कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी बिल्कुल सही है। तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु सिंह, ध्यान रखिएगा तुलसी काव्य मीमांसा किसकी रचना है? उदय भानु सिंह की है और ये बहुत महत्वपूर्ण कृति है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, एक कथन दिया गया है, एक पंक्ति दी गई है कि वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है।
वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छलछत्र की धूल उड़ाती है। उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो ये ध्रुव स्वामिनी का है, विकल्प डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त कथन प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी का है। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ इनका नाटक है। और ये जो इन्होंने ध्रुव स्वामिनी लिखा है ये देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा है। देवी चंद्रगुप्त जो कि विशाख का है, विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर इन्होंने ध्रुव स्वामिनी लिखा है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी और ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी आपने बीए और एमए में पढ़ा होगा, बीए या एमए किसी के पाठ्यक्रम में ये रहता है ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? अर्थात प्रेमचंद जी को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? ये भी आपको बार बार हम बताते चले आ रहे हैं और आशा करती हूं कि आपको बिल्कुल रटा होगा कि दया नारायण निगम जी ने, जो कि एक उर्दू पत्रकार, उर्दू लेखक थे और ये जमाना पत्रिका के संपादक थे, और इनकी और प्रेमचंद जी की बहुत गहरी दोस्ती थी, बहुत गहरी मित्रता। और क्योंकि प्रेमचंद जी ने जमाना पत्रिका में बहुत समय तक काम किया है तो विकल्प पहला सही हो जाएगा, मुंशी दया नारायण निगम। फिर प्रश्न है, पंक्ति है एक कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? तो मानस की धर्मभूमि, विकल्प बी सही हो जाएगा। अन्य विकल्प है श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, कविता क्या है। ये जो 3 नाम दिए गए हैं ये भी शुक्ल जी के ही निबंध है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि लोभ और प्रीति किसका निबंध है तो शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है। इस निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है, विकल्प बी सही होगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र हैं। विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं चितवन की छां, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई इत्यादि। ये सब निबंध विद्यानिवास मिश्र जी के बहुत प्रसिद्ध निबंध है। ये बहुत प्रसिद्ध ललित निबंधकार रहे हैं विद्यानिवास मिश्र जी। और प्रिया नीलकंठी, ये सब कुबेरनाथ राय जी के हैं। प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी और कामधेनु इत्यादि। फिर प्रश्न है, तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल, गोविंद मिश्र या निर्मल वर्मा। तो तीसरी सत्ता गिरिराज किशोर जी, विकल्प पहला सही होगा। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक गिरिराज किशोर हैं। इनके द्वारा रचित जो अन्य उपन्यास हैं वे लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, परिशिष्ट, असलाहा, ढाई घर, पहला गिरमिटिया इत्यादि। इनकी रचनाएं अभी हमने पहले भी देखी थी, लेकिन जितने बार आप सुने उतना ही अच्छा है, इसलिए बार बार पढ़ देते हैं जिससे आप के कान में बार बार वो चीजें पढ़ें, और जितने बार आप सुनेंगे उतना ही आपका अभ्यास दृढ़ होता जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? काली आंधी, डाक बंगला, चौखट या कितने पाकिस्तान। तो चौखट नहीं है इनका, चौखट है द्रोणवीर कोहली जी की रचना है। जबकि कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास काली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, एक सड़क 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी आदि। फिर प्रश्न है, आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास, बाबूराव विष्णु पराड़कर या शिव प्रसाद गुप्त या रामचंद्र शुक्ल। तो आज समाचार पत्र के संपादक बाबूराव विष्णु पराड़कर जी हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा। आज समाचार पत्र के संस्थापक बाबूराव विष्णु पराड़कर थे। यह पत्र 1920 ईस्वी में वाराणसी से प्रकाशित हुआ और ये एक दैनिक पत्र है। आज समाचार पत्र से आप सभी लोग परिचित होंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, कलम का सिपाही हिंदी गद्य की किस विधा की रचना है? यह आत्मकथा है, रिपोर्ट ताज है, संस्मरण है या जीवनी है? तो कलम का सिपाही ये जीवनी है मुंशी प्रेमचंद जी की। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, जिसको 1962 ईस्वी में इनके पुत्र अमृत राय ने लिखा। प्रेमचंद की जीवनी से संबंधित अन्य रचनाएं शिवरानी देवी कृत तथा गोपाल राय कृत प्रेमचंद घर में और कलम का मजदूर। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी जो कि उनकी पत्नी है प्रेमचंद जी की, उन्होंने लिखा था, ये भी उनकी जीवनी है। और कलम का मजदूर गोपाल राय ने लिखा था, ये भी प्रेमचंद जी की जीवनी है। अगला प्रश्न है कि भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन थे?
माधव प्रसाद मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या गोविंद नारायण मिश्र। तो भारत मित्र जो पत्रिका थी उसके संपादक थे बाबू बाल मुकुंद गुप्त, विकल्प बी सही होगा। भारत मित्र पत्रिका के संपादक बाबू बाल मुकुंद गुप्त थे और ये पत्रिका 1878 ईस्वी में कलकत्ता से निकलती थी। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी ने इसका संपादन 1899 में किया और इसी वर्ष इनकी मृत्यु भी हो गई, जबकि सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अब जब यहाँ पर सरस्वती पत्रिका और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आ रहा है तो सरस्वती पत्रिका कब से आरंभ हुई थी? 1900 में। सबसे पहले उसके संपादक कौन थे? चिंतामणि घोष। और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती का कार्यभार संभाला था और उसके बाद लगातार 1920 ईस्वी तक वे सरस्वती का संपादन कार्य संभालते रहे थे। अगला प्रश्न है, मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? निराला जी मतवाला पत्रिका के संपादक रहे हैं। जो भी निराला से परिचित है वो मतवाला से भी परिचित होगा। तो उसमें एक स्तंभ निकलता था, एक आप इसको कह सकते हैं कि एक कोना होता है या एक भाग, एक हिस्सा उसका जिसको स्तंभ के नाम से बुलाते हैं, उसका नाम था चाबुक। तो उस चाबुक में निराला जी किस नाम से लिखते थे? वे निराला नाम से ना लिख करके अपने एक उपनाम से, अपने एक छद्म नाम से लिखते थे। क्या नाम था वो? गरगज सिंह वर्मा। तो अगर प्रश्न इस तरह से भी आ जाए कि गरगज सिंह वर्मा किस लेखक का उपनाम है तो आपको ध्यान रखना है निराला। निराला के व्यक्तित्व से ये बिल्कुल मिल रहा है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि गरगज सिंह वर्मा उपनाम किसका है? निराला जी का। मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना गरगज सिंह वर्मा के नाम से लिखते थे। मतवाला कलकत्ता से निकलने वाली मासिक पत्रिका है, अर्थात महीने में एक बार निकलती है और इसके संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? इलाहाबाद से, वाराणसी से, वर्धा से या उज्जैन से? तो ये प्रकाशित होता है इलाहाबाद से, विकल्प पहला सही हो जाएगा। राष्ट्रभाषा संदेश पत्र इलाहाबाद से प्रकाशित होता है और यह इसके जो प्रधान संपादक हैं विभूति मिश्र जी हैं। इस तरह से हमने इस प्रश्न पत्र के 40 प्रश्न देख लिए। 40 प्रश्नों का अभ्यास हमने व्याख्या सहित कर लिया है और आप अगर निरंतर और बिल्कुल मन से कक्षा में रहे हैं, कक्षा से जुड़े रहे हैं, तो आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो गया होगा। आपके लिए ये कक्षा महत्वपूर्ण साबित हो आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ऐसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।